अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात के बाद नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में क्या होने वाला है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है KP के गवर्नर से और ये ख़बरें भी आ रही हैं कि शायद KP में गवर्नर राज लगने वाला है। और ऐसे में KP के CM और KP में क्या माहौल बनने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की तैयारियां की जा रही हैं और ऐसे में सुहेल आफरीदी साहब का रोल क्या होगा उस एहतजाज में, ये देखना बाकी है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान को मज़ीद जंगी धमकियाँ भारत की जानिब से आ रही हैं। तेजस तैयारे की तबाही के बाद भारत इसका इल्ज़ाम अब अमेरिका को दे रहा है। भारत की जानिब से कई बार पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए गए और अब अमेरिका पर जो इल्ज़ाम भारत ने लगाया है, इसके बाद अमेरिका का क्या जवाब होगा और इसके बाद क्या मंजरनामा बनेगा, क्योंकि मोदी सरकार पर इंटरनल भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। अपोजिशन की जानिब से काफ़ी तनकीद की जा रही है और मोदी सरकार अपोजिशन को क्या जवाब देगी और मोदी हुकूमत के लिए किन मुश्किलात की निशानदेही होती हुई दिखाई दे रही है आने वाले टाइम में, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। इख्तियार वली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं आप आज के दिन को और क्या कहेंगे आप नताइज के बारे में? क्या आप सेटिस्फाई हैं आज के नताइज को लेकर? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ैनब जतोई। देखिए, आज का जो इलेक्शन था, इनफैक्ट ये झूठा बयानिया, जाली मकबूलियत और नेगेटिव पॉलिटिक्स बामुकाबला था वजीर आजम शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस, उनकी PDM-1 गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जिसमें रीडायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी हुई थी, और फिर ये जो दूसरी हुकूमत फरवरी 2024 में बनी है जिसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह लातादाद कामयाबियां हासिल की हैं मुल्की सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर। तो इन दो चीज़ों का मुकाबला था, जैसे एक अंधेरे और रोशनी का मुकाबला होता है, चोर और चौकीदार का मुकाबला होता है। एक तरफ मतलब एक नेगेटिव वॉइस है, दूसरी तरफ एक पॉजिटिव वॉइस है, तो इनका मुकाबला था। तो मेरे ख्याल में आज मैं तो इसको हफ्ता सफाई कहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नताइज हैं वो मैं मुतमईन हूँ, मैं उससे खुश हूँ। और ये जो आज इलेक्शन में लोगों का जोश व खरोश था, बावजूद इसके कि जो होता है ना ये ज़िमनी इलेक्शन, इसमें टर्न आउट ओवरऑल कम होता है, लेकिन उसके बावजूद आज का टर्न आउट अच्छा रहा, माजी के ज़िमनी इलेक्शनों के हिसाब से बेहतर रहा। और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने आज सिर्फ मैं कहूँगा कि हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो हरीपुर में थे, फैसलाबाद में थे, लाहौर में थे, सारे कैंडिडेट्स ने, DG खान में, सब ने न सिर्फ कैंपेन चलाई बल्कि अपने वोटर को सिर्फ मोबिलाइज नहीं किया बल्कि अपने कारकुन को चार्ज भी किया, और चार्ज कारकुनों ने फिर वोटर को मोबिलाइज किया और उनको इख्तियार वली खान साहब, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से धांधली के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि धांधली हुई है, फेयर इलेक्शन नहीं था। इस बारे में भी बताइएगा, क्योंकि ये जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आबिद शेर अली साहब की भी एक फुटेज जो है वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो वोट कास्ट करते दिखाई दिए हैं। उस वीडियो के बारे में बताइएगा। यार मैं आबिद शेर अली साहब की कोई वीडियो तो नहीं देखी, लेकिन मैं वैसे एक बात आपको बताऊं कि कोई इक्का दुक्का वाक़यात अगर कहीं हो जाए तो ये इलेक्शनों में ये मामूली बात होती है, हमने बड़ा भुगता है। और बाकी मैं एक बात आपको बताऊंगा कि मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के कौन से इलेक्शन पर, 2010 के बाद ही तो ये सारे पैदा हुए हैं, तो उसके बाद से ये देखें कि कौन सा इलेक्शन है जिस पे इन्होंने इल्जाम नहीं लगाया। 2013 के इलेक्शन को इमरान खान ने कहा था कि ROs का इलेक्शन है, आपको याद होगा। फिर जब अभी हुआ तो ये कहता है कि ये फार्म 47 की हुकूमत है, हालांकि खुद जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, आपको पता है हमने अली अमीन की गुज़श्ता बलदियाती इलेक्शन में अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से ब्लैंक बैलेट पेपर्स की गिट्टियां, पूरी डिगियां वो भरी हुई फिरा रहा था अपने साथ। धांधली वो होती है। इस वक्त जो पूरा रिजल्ट चेंज कर बैठे हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता इलेक्शन
में, जनरल इलेक्शन में, उनके मुंह से, उनके पास इसके अलावा कोई है ही नहीं। उनमें वो गट्स नहीं है कि वो कभी शिकस्त खाएं और वो तस्लीम करें कि हम अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं। उन लोगों को वो स्पिरिट है ही नहीं। इख्तियार वली खान साहब, आज जो आप कह रहे हैं कि टर्न आउट भी बड़ा अच्छा था और कारकुन भी चार्ज थे, लेकिन अगर देखा जाए तो एक लिहाज से तो आपके लिए वॉक ओवर था ये इलेक्शन। पीटीआई उस तरह से सामने थी नहीं, आपका प्रॉपर जो मुकाबला था सिवाय एक दो जगहों के, बाकी तो देखें पीपल्स पार्टी भी आपके साथ थी। तो जब मुकाबल ही सामने को तगड़ा ना हो तो फिर इलेक्शन जो है वो उस तरह से, किस तरह से आप कह सकते हैं कि बड़ा पुरजोश इलेक्शन हुआ? इमरान याकूब साहब, अल्लाह इसको तकब्बुर में ना लाए, अल्लाह हमें गुरूर और तकब्बुर से बचाए। लेकिन मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2013 में कहाँ थी? 2008 के इलेक्शन में पीटीआई कहाँ पर थी? ये तो दुआ दे जनरल शुजा पाशा को, जनरल जहीर को, और फिर उसके बाद फैज हमीद को। एक बुलबुले को बहुत बड़ा गुब्बारा बना दिया था, फायर बलून बना दिया था। हालांकि ये इस तरह था नहीं। पीटीआई जो है उसकी, वो हमारे कभी, आपको याद है मेरे लीडर ने, नवाज शरीफ ने एक दिन कहा था कि बोला तो निक्के के अब्बा से है। और उस वक्त निक्के का अब्बा कौन था? वो जनरल फैज था और ये जनरल बाजवा था। तो हम ये तो इनको तो मतलब इनकी क्या ही बात, ये हमारे मुखालिफ, हमने कभी इनको कंसिडर ही नहीं किया कि हमारी कभी इनके साथ कोई कंपटीशन है। मरियम नवाज की वो बात आपको याद होगी कि जब उन्होंने हलफ लिया, उनकी पहली स्पीच थी, तो उन्होंने कहा मेरा मुकाबला किसी इमरान के साथ नहीं है तरक्की के सफर में, किसी बुजदार के साथ नहीं है। मेरे वालिद जो इस सूबे के वजीर आला रहे हैं पंजाब के 85 में, मेरे चचा शहबाज शरीफ साहब जो इस सूबे के 3 बार वजीर आला रहे, उन्होंने जितनी तरक्की मिल के की है, मैं चाहती हूं कि मैं वो 5 साल में करूं, वो पंजाब को मैं वो तरक्की दिलाऊं। हम तो उस स्पिरिट्स के लोग हैं। हमारा तो औजार हमारा वो है, हमारा हौसला और हमारा नारा वही है। इन बेचारों के पास क्या है दिखाने को? क्या है? किसी पीटीआई वाले के पास आप अपने शो में बुला लें, 9 मई के बाद की दास्तान सुनाएगा, 9 मई से पहले की दास्तान आपको कोई नहीं सुनाएगा। इवन आप इफ यू इनवाइट समबडी फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, उनके पास ये नहीं है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल की हुकूमत में हमने कोई 100 स्कूल बना दिए हैं, कोई 200 कॉलेज बना दिए हैं, कोई 5-10 यूनिवर्सिटियां बना दी हैं, कोई 4-6 अस्पताल बना दिए, नहीं है। उनके साथ हमारा कहाँ का मुकाबला? सिर्फ झूठा बयानिया। मैं फिर कहता हूं, दिस वाज अ कंपटीशन बिटवीन अ फेक नैरेटिव एंड परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड। खान साहब, आपने केपी की बात की है, आपने वजीर आला केपी के इलाके में मुनशियात के कारखाने हैं, आपने ये कहा है, इस बयान के बारे में बताइएगा, इसकी कुछ वजाहत करें। क्या कोई सबूत आपके पास मौजूद है इस बारे में? सिर्फ पीटीआई के लोग मुलविस नहीं है, वजीर आला खुद उसमें मुलविस है। जिसका हल्का है, जिसका जिला है, उसका एरिया है, उसको तिरा कहते हैं। तिरा में 3,500 एकड़ से जायद जमीनों पर ये भंग, कैनबिस, ये इसकी काश्त होती है, जिससे चरस, गर्दा, आशीष, हीरोइन, आइस, ये सारी चीजें तैयार होती हैं। और उसके पैसे टेररिज्म में यूज होते हैं, उसके पैसे स्मगलिंग में यूज हो, उसके पैसे अगेंस्ट द स्टेट यूज होते हैं, रियासत पर हमलों में यूज होते हैं, सियासी जलसों में यूज होते हैं, रैलियों में इस्तेमाल होते हैं, लोगों को देकर उसके साथ फिर मुल्क की जमहूरियत में मामलात में भौंचाल पैदा किया जाता है। एक बहुत बड़ा पैसा जिसमें वहां की लोकल आदि को शायद ही कोई हिस्सा थोड़ा बहुत मिलता हो, लेकिन इस नेक्सस में बड़े गेम, जो बड़े गैमलर्स हैं, वो खुद वक्त का वजीर आला होता है। इससे पहले अली अमीन था, उससे पहले महमूद खान था, आज सुहेल अफरीदी है, और उसका तो अपना हल्का है। सूबाई काबीना होती है, उसमें फिर जो आला ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं, जो उस एरिया के पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, सूबाई असम्बली के, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के और कौमी असम्बली के, सारे उसका अपना अपना हिस्सा लेते हैं। वजीर आला साहब खुद इस ड्रग ट्रैफिकिंग की सरपरस्ती करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये चीजें जो थी, ये रिकॉर्ड पे लाना बड़ी जरूरी थी कि ये जो बयानियां गढ़ते हैं ना, नौजवान नस्ल को गुमराह करते हैं कि हम आपके लिए एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, हम आपके लिए
दो नहीं एक पाकिस्तान बनाएंगे, मदीने की रियासत बनाएंगे, निज़ाम इंसाफ सबके लिए एक होगा, अमीर और गरीब का बेटा जो है वो एक स्कूल में जाके तालीम हासिल करेगा, आपका वजीर आजम जो है वो साइकिल पर बैठकर अपने दफ्तर में जाएगा। हम उन चीज़ों का सिर्फ वो जो उसके ऊपर ये इतना खूबसूरत ये चादर और लेपा पोती करके उसके वो जो है ना कॉस्मेटिक ग्लास ओवर करके ये प्रेजेंटेशन करते हैं। मैं उस चीज का भयानक चेहरा कौम के सामने लाना चाहता हूं और जो मैंने किया है। और दूसरी बात यह है कि अब आगे जो बात है तो आगे फिर रियासती इदारे, अगर ये नैब है, पुलिस है, सीटीडी है, एंटी नारकोटिक फोर्स है, कस्टम्स है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो स्मगलिंग को भी पर्चे भी करें और पकड़े और जो इसको भूल जाए कि कौन वजीर आला है, किसकी गाड़ी है। सिटिंग कैबिनेट के एक वजीर हैं, उनके भाई की गाड़ी इस वक्त पेशावर के एक थाने में मुनशियात में ड्रग ट्रैफिकिंग में वो पकड़ी गई है। ठीक, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग इन खैबर पख्तूनख्वा। लोगों को कहते कुछ हैं, एक अच्छी तस्वीर, अमर बिल मारूफ, इतना तो पढ़ेंगे, नहीं अनिल मुनकर नहीं पढ़ेंगे, या कनाबुदु व या कनस्ताइन, अब वलद वालिन तक ये कभी नहीं पढ़ेंगे। आधी आयत, आधी बात, आधा सच, आधी हकीकत, गलत तर्जुमे, गलत तशरीह, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब आपका क्या ख्याल है कि जो सुहेल अफरीदी साहब की नाक के नीचे उसके अपने जिले, अपने हलके में इतना बड़ा ड्रग का कारोबार हो रहा, व्हाट डू यू थिंक कि इमरान खान को इसका पता नहीं होगा? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत है वो इससे बाखबर नहीं होंगे, हो ही नहीं सकता। और अगर वो बाखबर होंगे, बहुत बड़ी बात कि ये सब इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, अच्छा इख्तियार अली खान साहब, अब ज़िमनी इलेक्शन हो गया है, क्या समझते हैं हुकूमत के अब आने वाले टाइम में क्या हिकमत अमली होगी? और अपोजिशन की जानिब जो एहतजाज की तैयारी की गई है, क्या समझते हैं वो एहतजाज हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा है? इस बारे में बताएं। कोई खतरा शतरा नहीं है। जो खुद अपना आप नहीं संभाल सकते, जो अपने हद में और अपनी खुद में नहीं होते, अपनी सुध बुध में नहीं होते, जो जिनको ये नहीं पता कि कहां पे जाके कौन सी बात करनी है और कितनी करनी है। इख्तियार अली खान साहब, अगर मौलाना फजलुर रहमान ऑपोजिशन की क़यादत करते हैं आगे जाके, तो फिर क्या हुकूमत के लिए फिर खतरा हो सकता है? कौन करेंगे? मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर आगे जाके। नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद ये ऐसा ही है कि नेतन्याहू और हमास का ही कोई इत्तेहाद हो जाए। मैं कभी बिलीव नहीं करता। जी इमरान साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? इजराइल और फलस्तीन का इत्तेहाद, इजराइल और फलस्तीन का इत्तेहाद कभी मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। लेकिन हाँ साहब देखे, किसी जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में भी इसी तरह के इख्तलाफात होते थे, एक दूसरे के गले में पटे डाल के सड़कों पे घुमाने की बातें की जाती थी और सबसे दूसरे को सबसे ज्यादा करप्ट करार दिया जाता था। अगर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिसाक जमहूरियत के तहत इकट्ठे बैठ सकते हैं तो सियासत में तो कुछ भी मुमकिन है। अगर ये मुमकिन हो जाए और मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत संभाल ले, तो क्या आप समझते हैं कि फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसकी हुकूमत को टफ टाइम मिल सकता? इमरान याकूब साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बीच में जब माजी में जितना इख्तिलाफ था वो पॉलिटिकल था, वो सियासी था। और सियासी इख्तिलाफ हमारा आज भी है और कल इलेक्शन आएगा फिर भी होगा। आपने आज के ज़िमनी इलेक्शन में भी देखा कि हम कहीं कहीं पे एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल भी खड़े हैं। लेकिन जहां तक व्हेन इट कम्स टू द पीटीआई थिंग, तो पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान के बीच में जो इख्तिलाफ है वो अकीदे का इख्तिलाफ है। और इसमें कितनी गहराई है इस बात पे आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान, अवल तो हम उनको नाराज कभी होने नहीं देंगे, न करने देंगे, न वो होंगे कि हमारे बीच में जो फासले हैं वो इतने बढ़ जाए। और अगर कभी हुए भी तो मुझे इस बात का 100% यकीन है कि मौलाना साहब शेर और बकरी एक घाट पर खाना खा सकते हैं, पानी पी लेंगे, हिरन और शेर एक तख्ते पर सफर कर लेंगे,
लेकिन मौलाना और इमरान खान कभी एक मेज पर नहीं बैठ सकते। ये इत्तेहाद ये हो जाए तो समझ लें कि कयामत आ ही गई है फिर। ठीक है, ठीक है। अब देखना ये है कि आने वाले टाइम में हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी। ज़िम्न इलेक्शन हो गए हैं और अब हुकूमत आगे जाके क्या एक स्ट्रेटजी बनाती है। बहुत शुक्रिया आपका इख्तियार वली खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे आइंदा दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में क्या होने वाला है, इस पर बात होगी। स्टे विद अस। इसी मामले पर बात करेंगे। इमरान याकूब खान साहब, आपसे भी क्या समझते हैं, शहबाज शरीफ की गवर्नर से मुलाकात भी हुई है, केपी में गवर्नर राज लगने के हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं और पीटीआई की जानिब से एहतजाज की तैयारियां की जा रही हैं। क्या समझते हैं, क्या मंजरनामा बनने वाला है? आपके वाकिफाने हाल क्या कहते हैं? देखिए ज़ैनब, बात यह है कि जो गवर्नर है केपी फैसल करीम कुंडी साहब, उनकी ये वज़ीर आज़म से कोई पहली मुलाकात नहीं है। और क्योंकि केपी में इस वक्त हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो वफाकी हुकूमत जो है, गवर्नर वैसे भी वफाकी हुकूमत का ही नुमाइंदा होता है। तो ये जो मुलाकात हुई है वजीर आजम की और गवर्नर केपी की, इसमें भी बुनियादी तौर पे जितने सियासी अमूर हैं वो डिस्कस हुए। खास तौर पे जो दहशतगर्दी का मामला है उस पर बड़ी डिस्कशन हुई। और फिर उसके अलावा इस बात पे भी एक लाहमल जो है वो बनाने पे जोर दिया गया है वजीर आजम की तरफ से। गवर्नर केपी को ये कहा गया है कि आप अगर अपोजिशन को एहतजाज करती है तो उससे किस तरह से निपटना है उसको भी देखिए, और जितने वफाकी सतह के कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी भी आपको मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। और ख़ास तौर पर सियासी तौर पे अब केपी की हुकूमत जो है उसको कमज़ोर करने के लिए और उसको गैर मौसर करने के लिए हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया गया। इमरान साहब, क्या समझते हैं, वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त देगी? देखिए, बात यह है कि वफाकी हुकूमत अगर इजाजत ना भी दे तो सूबाई हुकूमत जिस तरह से आप माजी में देखती रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब भी इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर लेते थे, तो अब सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने भी अपना कोई ना कोई शो तो दिखाना है। उनको अपनी पावर शो करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लिहाजा मैं तो बीइंग ऑफ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म ये समझता हूँ कि सुहेल अफरीदी पूरी कोशिश करेंगे कि कोई अच्छा कामयाब शो जो है वो कर सके, ताकि अपने लीडर को इमरान खान को वो ये तासुर जो है एक देने में कामयाब हों कि वो अपने लीडर की रहाई के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इमरान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाई इलेक्शन का बाइकआउट किया गया था, लेकिन मुकम्मल बाइकआउट नहीं रहा। अगर देखा जाए, मियां अजहर, मोहम्मद अयूब की फैमिलीज ने कॉन्टेस्ट किया, तो ये जो नामुकम्मल बाइकआउट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्या समझते हैं कि ये कोई मुनासिब हिकमत अमली नहीं थी? 2008 में भी इसी तरह से बाइकआउट किया गया इलेक्शन का और उसके बाद से अब तक यही वतीरा चला आ रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखें, वो कहते हैं कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें अफराद को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। अब ये इंतहाई गैर मुनासिब फैसला है और मैं आपसे अर्ज करूँ ये इसी तरह का फैसला है कि जिस तरह से अगर इमरान खान साहब चौधरी परवेज इलाही साहब की बात मान लेते और असम्बलियों से इस्तीफा ना देते तो शायद आज उनको ये दिन ना देखना पड़ते। जितना वो फैसला जो है उसका नुकसान हुआ, उसी तरह से अब आप ये देखें कि इन्होंने ये फैसला किया कि जो हमारे मेंबराने असम्बली जो हैं जिनको नाअहल करार दिया गया है, उन सीटों में हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो भाई आप ना लड़ेंगे तो आपको इससे क्या फायदा होगा? फायदा तो आपके मुखालिफिन को होगा। तो ये तो ऐसा है कि जैसे आप अपने मुखालिफों को खुद सपोर्ट करें और देखें पीटीआई अगर मुकाबले में नहीं है तो दूसरी जमातें जो हैं वो वहां से जीतेंगी और आपकी सीटें असेंबली में कम होंगी। तो ये जो मामला है मैं जाती तौर पे इसको कोई अच्छा अमल नहीं समझता सियासी तौर पे। इमरान साहब, NA 129 बड़ा हाई प्रोफाइल हल्का था। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीत के इम्कानात भी थे क्योंकि हमाद अजहर, फिर मियां मोहम्मद अजहर साहब इससे जीते। अब उनके मियां हमाद अजहर साहब के भांजे इसको कॉन्टेस्ट कर रहे थे। लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकामी की एक बड़ी वजह यही थी कि ये जो इनकी इनकन्सिस्टेंसी है, अपने बयानियों से फिरना, अगर किसी इलेक्शन का बाइकआउट करना है तो वो मुकम्मल पार्टी नहीं कर रही, आज़ाद उम्मीदवार कुछ कंटेस्ट भी कर रहे थे। तो आप समझते
समझते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ आज़ाद उम्मीदवार थे, कंटेस्ट कर रहे थे, उनकी नाकामी की एक बड़ी वजह यही इनकी अपनी इनकंसिस्टेंसी है? देखिए ज़ैनब, खास तौर पे पहले NA 129 की बात कर लेते हैं। ये लाहौर का हल्का है कौमी असम्बली का, और यहाँ पे आप एक चीज को समझे कि मियां अजहर साहब जीते इसलिए नहीं जीते कि वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, बल्कि इसलिए भी जीते, नहीं इसलिए जीते कि उनका ताल्लुक अराई बिरादरी से था। हमाद अजहर साहब जो हैं वो भी अराई बिरादरी, इस हल्के में अराई बिरादरी का वोट जो है वो बड़ी कलीदी हैसियत हासिल रखता है, और माजी में भी यहाँ पे बेशतर इलेक्शंस में अराई वोट जो है वो फैसला कुन वोट साबित होता रहा। अब जो यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे हाफिज मोहम्मद नुमान साहब, वो उनका ताल्लुक भी अराई बिरादरी से, और मियां नुमान भी जो है एक अच्छी शोहरत रखने वाले ईमानदार और शरीफ आदमी समझे जाते हैं। फिर उनको बरादरी की भी सपोर्ट हासिल हुई, और फिर उसके बाद हुकूमती सपोर्ट, क्योंकि वो हुकूमती कैंडिडेट थे। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो मैं ये समझता हूँ कि इस हल्के में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरा जोर दिखाना चाहिए था, लेकिन आधा तितर आधा बटेर की तरह अगर आप किसी भी हल्के में इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर आप उस तरह से नहीं जीत सकते। इमरान साहब, जिस तरह से कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म की जानिब से एक बयान दिया गया कि KP में कोई मुनशियात की फैक्ट्रीज़ हैं और इस किस्म के मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि इसमें वाकई कोई सच्चाई है? विदाउट सबूत अगर इस किस्म के बयान आते हैं तो ये भी हुकूमत की अपनी पोजीशन के लिए दुरुस्त बात नहीं है? देखिए ज़ैनब, बात यह है कि इख्तियार वली खान साहब की जो बात सामने आई है वो सबूत भी पेश कर रहे हैं, वो दिखा भी रहे हैं जमीन में, लेकिन ये एक बात ज़हन में रखें कि इलाका गैर, ये जो खैबर पख्तूनख्वा में कुछ जो ऐसे इलाके थे जिनको इलाका गैर कहा जाता था, उनमें ये रूटीन में होता था, लेकिन उसके बाद काफी हद तक इन चीजों पे काबू पा लिया गया था। अब वहां पे क्या पोजीशन है, और अगर वाकई ही ऐसा हो रहा है तो आप ये देखें कि जिम्मेदारी तो बहरहाल ये सूबाई हुकूमत की बनती है, क्योंकि बुनियादी तौर पे अमन व मान की जिम्मेदारी कायम करना सूबाई हुकूमत जो है उसका फरीज़ा है। तो अगर हुकूमती लोग खुद ही इसमें मुलव्वस होंगे तो ये तो बड़ी ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि खुद सुहेल अफरीदी साहब के लिए एक कड़ा इम्तहान है कि वो खुद आगे बढ़े, फ्रंट पे आए और ये सारे सूरत हाल को वाज़े करें। इमरान साहब, एक और टॉपिक पर, मौजू पर आपका कमेंट लेना बड़ा ज़रूरी है। हमने कई प्रोग्राम किए, मुआशी लिहाज से पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, इस किस्म की कई खबरें आती रहीं। तो अभी IMF ने जो मुआशी एक रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट में बदउनवानी, करप्शन और नाकिस टैक्स सिस्टम को उन्होंने पॉइंट आउट किया है। तो क्या समझते हैं 3 महीने बाद अब ये रिपोर्ट सामने आई है, ये किस तरह से आप हुकूमत की जो अपनी बयानात थे या अपनी पोजीशन थी उसको जस्टिफाई करता है? क्योंकि हुकूमत तो सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही थी, लेकिन IMF की इस रिपोर्ट में तो कुछ और नजर आ रहा है। नहीं, देखिए IMF की इस रिपोर्ट में भी निशानदेहियां की गई हैं कि कहां पे खराबियां हैं, और इस रिपोर्ट का बुनियादी मकसद ही ज़ैनब ये था कि खराबियां सामने आए ताकि उनको दूर किया जा सके। अब हुकूमत अगर ये दावा करती है कि ये रिपोर्ट उन्होंने खुद रिक्वेस्ट करके IMF से तैयार करवाई है और फिर उसको पब्लिक अब कर दिया गया है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इस पे अमल भी करना चाहिए। अगर तो हुकूमत आने वाले दिनों में इन खामियों पे, इन कमजोरियों पे काबू पा लेती है तो फिर तो हम मानेंगे और यहाँ कहेंगे इसी प्रोग्राम में बैठ के कि हुकूमत ने अच्छा काम किया। लेकिन अगर हुकूमत इन चीजों पे काबू नहीं पाती और मामला उसी तरह से रहते हैं तो फिर ये सरासर हुकूमत की नाकामी होगी। इमरान साहब, हुकूमत के लिए तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं और यकीनी तौर पे हुकूमत अब इसके बाद क्या एक मैकेनिज़्म बनाती है और IMF की जानिब से जो निशानदेही की गई है इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे दाखिली दबाव बढ़ गया, नरेंद्र मोदी मुस्ताफ़ी हो जाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। तेजस तैयारे की तबाही के बाद भारतीय हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामला पेचीदगी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भारत के अंदर इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं और भारत किस तरह से तेजस तैयारे की तबाही का जिम्मेदार भी किसी और मुल्क को ठहरा रहा है, इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब, दिफाई तज्जियाकार। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब भारतीय मीडिया ने तेजस तैयारे के हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्यों इस किस्म की स्टेटमेंट्स भारत की जानिब से हमेशा सामने आती हैं कि किसी न किसी को अपनी नाकामी का जिम्मेदार ठहराया जाता है? वालेकुम अस्सलाम। ये तो समझने की बात है। मैं कहूँगा कि ये इतनी सिंपल सी बात है कि एक्सीडेंट एविएशन में होते हैं जी, जंग में तो होती हैं, पीस टाइम में होते हैं। बिल्कुल। तो भारत को इसका मुर्द इल्जाम अमेरिका को या किसी और मुल्क को ठहराने की बजाय अपने अंदर इनवर्ड देखना होगा कि आपकी परफॉर्मेंस, आपकी फजाइया की परफॉर्मेंस मेंटेनेंस में, जिसको हम एविएशन सेफ्टी कहते हैं, उसमें कैसी रही है। तो अगर आप स्टेटिस्टिकली देखें और गूगल कर लें, मैं नहीं कह रहा हूं, तो दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट स्टेटिस्टिकली रेशो के हिसाब से, इसमें हम रेशो कैलकुलेट करते हैं कि आपने एक साल में कितने हजार घंटे फ्लाई किए और उसमें कितने आपके एक्सीडेंट हुए, तो दुनिया में सबसे हाईएस्ट रेट जो है वो भारत की फजाइया का है। तो मुझे समझ नहीं आती कि अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगाने से इनको क्या मिलेगा। क्या वो कहना चाहते हैं कि इंजन नहीं आए? इंजन अगर नहीं आए तो मुझे ये बताइए कि 2000 इन्होंने तकरीबन 21 में इन्होंने पहला कॉन्ट्रैक्ट किया कोई 99 इंजन लेने का अपने तेजस के लिए, अमेरिका से जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन लेने का मुआहदा किया। आपने क्यों अपनी एयरफोर्स को बताया? ये मैं इनकी सियासी जो उनकी लीडरशिप है, मोदी साहब है, उनको मैं कह रहा हूं, उनसे पूछे ना ये कि उन्होंने क्यों कहा कि आपको 99 इंजन जो है मिल जाएंगे। अभी तक 12 इंजन उसमें से मिले हैं। तो अगर आप इल्जाम दे रहे हैं कि अमेरिका ने नहीं दिया, तो भाई आपकी कयादत का, जिसको बहुत शौक है जंगी जुनून का, आए दिन पाकिस्तान को धमकियां देते रहते हैं, ये उनका कसूर है नहीं मिले। उसके साथ ही अभी इन्होंने कुछ दिन पहले इन्होंने ऑलमोस्ट 112-13 इंजन और का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो $1 बिलियन से ज्यादा का है। पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट भी ऑलमोस्ट तकरीबन 800 मिलियन डॉलर के लगभग है। तो भाई सप्लाई चेन तो आपने देखी नहीं कि वहां से इतने आपको मिल भी सकते हैं कि नहीं। जब वो इंजन बना रही होती है कंपनी, उसके पास सैकड़ों और जहाजों के, हजारों के एक ऑर्डर्स होते हैं, आपको देखना चाहिए था। तो तब तक आपको अपनी कुछ और ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करनी चाहिए थी, अपनी मेंटेनेंस बेहतर करें। आफ्टर ऑल 2007 से तेजस को आप उड़ा रहे हैं, रेगुलरली उड़ा रहे हैं। पहली फ्लाइट तो इनकी 2001 में हुई थी। 24-25 साल हो गए भाई, दैट्स अ लॉन्ग टाइम। किसी भी एयरफोर्स को अपने सिस्टम को एब्जॉर्ब करने के लिए, पुराने जमाने में 20 साल पुराने जहाज तो आउटडेटेड हो जाते थे। तो आई थिंक किसी को इल्जाम देना ये सिर्फ वो अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली बात है। ठीक सर, भारत के अंदर अब इतने इस किस्म के इश्यूज हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत पाकिस्तान को धमकियां देने से बाज नहीं आ रहा। अब इनके भारतीय वेस्ट कमांड के चीफ मनोज कात्यार ने एक बार फिर पाकिस्तान को धमकी दी है और ये भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो भड़के भी मार रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं अपने इंटरनल इश्यूज को सॉर्ट करने की बजाय। तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या अभी भी खतरा मौजूद है कि भारत आगे जाके पाकिस्तान को निशाना बना सकता है? देखिए, भारत पे जब तक मोदी बैठा है, कम से कम मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि हमें बिल्कुल एतबार नहीं करना चाहिए। उसने 2 दफा हजीमत उठा चुका है मोदी के होते हुए, 2019 में और अभी फिर इस वाले में। और उसके बाद उनकी जो हजीमत है उसमें इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने चीन से ऊपर अक्साई चीन के इलाके में हजीमत उठाई है, वहां पे इनको मार पड़ी है। तो फिर क्या हुआ कि इन्हीं के होते हुए बांग्लादेश, जिसको बड़े फख्र से इन्होंने एक कहा था कि जी हमने 2 कौमी नजरिया उसको समंदर में डुबो दिया, अब वो उनकी गर्दन के ऊपर पांव रख के बैठा हुआ है कि भाई हमारी जो प्राइम मिनिस्टर उसको वापस करें। तो बनती तो इनके किसी के साथ है नहीं। तो ये जो जनरल साहब ने भी बात की है, इसको हमें इग्नोर करना चाहिए। उनकी मजबूरी है, मजबूरी 2 तरह से। ठीक है, उनका हक है कि अपने मोरल बूस्टिंग के लिए, अपने मीडिया को बताने के लिए ये करें, और वो उस हद तक तो ठीक है। लेकिन ये कहना कि अगर उन्होंने पाकिस्तान को इसमें बहुत नुकसान पहुंचाया सिंदूर में, तो भाई कोई एक गवाह ला दीजिए दुनिया भर में से। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट ट्रम्प का बाद जो उनके कमीशन ने, जो कि चाइना, अमेरिका
सिक्योरिटी और इकोनॉमिक रिलेशंस के ऊपर वो एक कमीशन है, उसने जो रिपोर्ट दी है वो कांग्रेस को आपने देख ली होगी, पढ़ ली, उसके ऊपर हम बात भी कर चुके हैं। और उसके बाद रफाल वालों ने, फ्रेंचीज ने कह दिया है कि रफाल का कोई इशू नहीं है, और यकीन कीजिए कि रफाल का कोई इशू नहीं है, ये रफाल उड़ाने वालों का इशू है सर। लेकिन इनकी वजह से तो रफाल की मार्केट भी डाउन हो गई है, इनको तो हर तरफ से हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। अब तेजस तैयारे की मार्केट भी डाउन हो गई, शेयर्स नीचे गिर गए। जनाब मैंने कल भी एक बात कही थी कि जब ये वहां पे इनके भारतीय एयरफोर्स के ऑफिसर जो हमारे JF-17 के स्टॉल पे गए, ये बहुत अच्छा जेस्चर था और हमारे लोगों ने वेलकम किया, वो बहुत अच्छा जेस्चर था कि अखलाकियात तो रहनी चाहिए। तो मोदी को सोचना चाहिए, और उनकी टॉप ब्रास जनरल जो हर रोज उठ के कभी कहते हैं हमने जमीन पे इतना कुछ तबाह कर दिया, हम इनके ऊपर ये हमला करेंगे वो हमला करेंगे, सिंदूर अभी चल रहा है, कभी कभी उनको नीचे की तरफ देखना चाहिए कि आपके छोटे क्या कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा था जाती तौर पे जब वो गए हमारे स्टॉल पे आए, हमारे जवान ने उनको चाय पूछी, पानी पूछा, और उन्होंने तस्वीरें बनाई। तो मोदी को चाहिए कि ये धमकियां और वो उसको मुझे यकीन है कि जो उनके जनरल धमकियां दे रहे हैं, एक तो मोरल बूस्टिंग के लिए, दूसरे पॉलिटिकल प्रेशर में आके वो दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सारे इसके ताने बाने जाके मोदी साहब से मिलते हैं। बिल्कुल सर, एक ये भी बड़ी वजह समझी जा सकती है कि ऑपोजिशन की जानिब से अब मोदी पर काफ़ी दबाव बढ़ाया जा रहा है कि जवाब दिया जाए, पे दर पे इनको इस किस्म की नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपके ख्याल में अब मोदी आने वाले टाइम में क्या हिकमत अमली अपनाएगा? क्योंकि अब अंदर भारत के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, ऑपोजिशन तो तनकीद कर ही रही है, लेकिन अब भारत की आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट दिखाई दे रही है मोदी के। बिल्कुल आपने सही कहा, न सिर्फ वहां से आवाजें उठ रही हैं बल्कि उनके मीडिया में, आपको याद होगा कि जब हकाइक के बरक जो इनका गोदी मीडिया था, जब उसकी कलई खुलना शुरू हुई तो सबसे पहले उनके अपने सोशल मीडिया में, और ऑल रिस्पेक्ट्स टू प्रवीण सोहानी साहब, उन्होंने तो खुलखला के कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर मैंने सच बता दिया कि एक्चुअली भारत का कितना नुकसान हुआ है तो भारतीय हुकूमत शायद मुझे उठा के ले जाएगी, उन्होंने कहा। तो बिल्कुल आवाजें उठ रही हैं, कांग्रेस से आवाजें उठी, और पॉलिटिकली भी, अगरचे बाहर में वो इलेक्शन जीत गया कि उसका वो एरिया है, लेकिन आप देखिए वहां पे बीजेपी ने किसी एक मुसलमान को भी टिकट नहीं दिया था, लेकिन 11 मुसलमान वहां से जीते हैं। और अब देखें कि ये जो सबसे बड़ी अकलियत उनकी मुसलमान है वहां पे। बिल्कुल। तो जो मोदी का सिर्फ ये नहीं कि उसको मिलिटरीली भारत को नुकसान पहुंचा उसके होते हुए, बल्कि उसका जो एक भारत का एक, मैं कहता हूं कि 15-20 साल पहले तक कुछ ना कुछ हद तक एक सेकुलर फेज था, वो फेज खत्म हो गया है। अब मौलाना अरशद मदनी ने, जो जमीयत उलमा हिंद के वो सदर हैं, कल उन्होंने जो उनकी तकरीर में सुन रहा था, जितनी लंबी तकरीर में सारा उन्होंने यही कहा कि मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो भारत में रह के। तो जब ये कॉन्फिडेंस आपकी सबसे बड़ी अकलियत को नहीं होगा मोदी साहब, तो फिर और पाकिस्तान बनेंगे वहां पे। बिल्कुल सर, अब तो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी यही बात कही है। उन्होंने कहा है कि अभी तक जंग का ख़तरा टला नहीं है, लेकिन सर एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हमारे लिए इस वक्त है वो दहशतगर्दी है। पाकिस्तान के साथ साथ अब यूरोपीय यूनियन ने भी कह दिया कि अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी के ख़ात्मे में अमली किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन अफ़गानिस्तान बातचीत और मुज़ाकरात की बजाय जब पाकिस्तान की जानिब से तजारती रास्ता बंद किया गया है तो वो भारत की आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। अफ़गानिस्तान से उनके वज़ीर भी गए हैं भारत। तो क्या समझते हैं कि वो तो अपने मुतबादिल ढूंढ रहे हैं बजाय इसके कि पाकिस्तान के साथ बात करें और दहशतगर्दी को कंट्रोल करें? ज़ैनब आपने बिल्कुल ठीक कहा, माजरत के साथ अफगानियों के जो ये हुक्मरान हैं, ये जो हरकतें कर रहे हैं, इससे इनको कोई फायदा नहीं होगा। अभी ये आपने कहा वो 5 रोजा दौरे पे इनका वजीर तजारत भारत गया हुआ है, तो कहां से लेके जाएंगे? भारत तो अपनी हरकतों की वजह से सिर्फ उनकी एयर इंडिया को हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान के ऊपर से ना गुजरने की वजह से। अभी उन्होंने मरमरा के दरखास्त की है चीन से, लेकिन चीन उनको कभी वहां से नहीं गुजरने देगा, क्योंकि वो जो रूट बनता है उनका यूरोप की तरफ जाने के लिए, वो सारा नीचे सेंसिटिव एरिया है, उनके बेसिस हैं। और ये तो वो इंडिया से अपना तो संभाला नहीं जा रहा, तो अफगानिस्तान कैसे वहां से चीजें लेके आएगा? तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने भी देखा होगा, कल एक रिपोर्ट थी कि जो बंदिश हुई है तिजारत की,
जिसकी इनको समझ नहीं आई। अब पाकिस्तान को कोई खास नुकसान नहीं है, हमारी तो अरबों खरबों की बचत है, जो स्मगलिंग होके आधी से ज्यादा चीजें वापस आ जाती थी हमारे अंदर। और जैसे उस रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि वो कोई आम इस्तेमाल की चीजें नहीं होती थी, सामान्य आयुष होता था जिसके वो वापस आते थे। तो उनके हमारे क्या आता था, उनका ज्यादातर जो हमारे पास आती थी चीजें, चले कोयले के वो चूरे को छोड़ो वो एक आता था, लेकिन बाकी क्या आता था, फ्रूट आता था। फ्रूट को कहां संभाल के रखेंगे। कोई एक मैं वीडियो देख रहा था कि जी काबुल में ये अंगूर जो है ये 9 रुपए सेर है और सेब इस तरह है, क्यों पाकिस्तान में आना बंद हो गए। तो पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं है। तालिबान को समझना चाहिए कि पाकिस्तान से दोस्ती करके, दहशतगर्दी खत्म करके अगर वो अच्छे ताल्लुकात रखेंगे तो वो भी तरक्की करेंगे, हम भी तरक्की करेंगे। अगर वो गवादर की बजाय या पाकिस्तान की बजाय चाबहार से भी चीजें मंगवाते हैं तो उनका फ्रेट कम से कम $2,500 फी टन उनका बढ़ जाएगा। तो ये आई थिंक बहुत ही अहमकाना हरकत है उनका, ये सोचना कि वो हमारे ऊपर से फ्लाई करके भारत इनको आके हेल्प कर देगा। वो किधर से आएगा, बहरा अरब से आएगा। पाकिस्तान तो पूरे लेंथ एंड ब्रेथ में अफगानिस्तान और भारत के बीच में है। तो आई थिंक थोड़ी सी इनको सर, इस वक्त सबसे पहले बातचीत के जरिए कोई हल निकालना बड़ा ज़रूरी है। अफगानिस्तान आप समझ बिल्कुल सर, अब तुर्किया से एक वफ्द आ रहा है जो कि अफगानिस्तान आएगा और यकीनी तौर पे सालिस का रोल प्ले करेंगे ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात को कामयाब बनाया जा सके। तो अब क्या इस पर उम्मीद रखी जा सकती है कि कोई हल निकाला जा सकेगा? उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, और ख़ास तौर पे इसलिए कि जब अफगानिस्तान को बराबर नुकसान हो रहा है, उनके ऑलमोस्ट $145 मिलियन का उनको ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, ये जो ट्रेड पाकिस्तान के थ्रू इनकी बंद हुई है। तुर्की हमारा बहुत ही सिंसियर दोस्त है, और आपने शायद देखा होगा कि भारत ने तुर्की के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया है कि वो जो उनके अपाची आने थे अमेरिका से, उसके रुकने की वजह जो है वो तुर्की है। और तुर्की के खिलाफ इनका मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिसका टर्किश रेडियो और टेलीविजन ने बहुत उसका मुदल्लल जवाब दिया है। तो तुर्की हमारा एक बेहतरीन दोस्त है। मैं तुर्की में रहा हूँ 4 साल। आप यकीन कीजिए ये वो मुल्क है जहां पे हुकूमत और हुकूमत की दोस्ती नहीं है, अवाम से अवाम की दोस्ती है। तो मुझे पूरा यकीन है कि तुर्की अपनी एक सिंसियर एफर्ट करेगा, और अफगानों में अगर अक्ल हुई, तालिबान में जो उनके हुक्मरान हैं, तो जिसको हम कहते हैं कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल, और वो उनकी बात माने। एक सिंपल सी हमने बात कही है, दहशतगर्दी को रोक दो। बिल्कुल हमारा बिल्कुल एक 1 पॉइंट ही दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अगेंस्ट। और अब ये जो वफ्द आ रहा है, बातचीत के ज़रिए क्या हल निकाला जा सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब, दिफाई तजिया कर हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।